हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फॉर गवर्नमेंट सर्विस ब्लॉग। आज हम महाजनपद और मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। तो चलो गेट स्टार्ट, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी BC को भारत में महाजनपद का काल माना जाता है। वस्तुत उत्तर वैदिक काल में हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के कारण जनपद शक्तिशाली होकर महाजनपद में बदल गए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा यमुना दोआब के आसपास के क्षेत्रों में कुछ नगरीय तत्व जैसे शासक वर्गों का उदय, व्यापार वाणिज्य का विकास, कारखानों का विकास, इमारतों का निर्माण इत्यादि दिखाई देते हैं। इसीलिए महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति की संज्ञा दी जाती है। ज्ञातव्य है कि प्रथम नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों में शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, किंतु वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। तो ये आपका 16 महाजनपद की राजधानी का मैप दे रखा है। हम यहाँ से पढ़ते हैं। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला वज्जी महाजनपद गंगा के उत्तर में वर्तमान के तिरहुत प्रमंडल में स्थित था। यह कुल 8 कुलों का संघ था, जिसमें विदेह, वज्जी एवं लिच्छवी प्रमुख थे। लिच्छवी गणराज्य को विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है, जिसकी राजधानी वैशाली थी। कौशल के समीपस्थ में मल्लों का गणराज्य था, जिनकी राजधानी कुशीनारा थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति मल्ल गणराज्य में हुई थी। कुशीनारा की पहचान देवरिया के जिले के कशिया नामक स्थान से की गई है। कौलिय एवं साक्यवी महाजनपद कौलिय गणराज्य थे। कौलिय एवं साक्यवी महाजनपद कालीन गणराज्य थे, जिसकी राजधानी रामग्राम और कपिलवस्तु थी। अब ये 16 महाजनपद अश्मक एवं एक महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में अवस्थित है। 16 महाजनपद उनकी राजधानी है। ये मैचिंग करने के लिए बहुत आती हैं। अंग, उसकी राजधानी चंपा और प्राचीन नाम मालिनी मुंगेर। मगध गिरिब्रज, राजगिर, मल, कुशीनारा, पावापुरी, देवरिया, गोरखपुर, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, अयोध्या, फैजाबाद, पांचाल, उत्तरी अहिच्छन और दक्षिणी कांपिल्य, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मेरठ, दक्षिणपुर हरियाणा, वज्जी, विदेह, मिथिला, मत्स्य, विराटनगर, जयपुर, वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद, बांदा, सूरसेन, मथुरा, चेदी, सोथिवती, सुक्तिमती, अश्मक, पोतन या पोटली, अवंती, उत्तरी उज्जैन और दक्षिणी महिष्मती, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, हाटक, राजपुर, कश्मीर। मगध साम्राज्य। मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत व पुराणों में मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार मगध में सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक वृहदत्त था। वह जरासंध का पिता और वशु का पुत्र था। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज की स्थापना वशु ने की थी। वृहदत्त का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी शासक था, जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया। अंततोगत्वा उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। रिपुंजय एक कमजोर व अयोग्य राजा था, अतः उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया। हर्यक वंश, पितृहंता वंश। वृहदत्त वंश के पश्चात मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था तथा प्रारंभिक राजधानी यह गिरिव्रज थी। इस वंश के प्रमुख शासक निम्नलिखित हैं। बिंबिसार मगध साम्राज्य का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसे जैन साहित्यों में श्रोणिक भी कहा गया है। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए विभिन्न राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बिंबिसार की प्रथम पत्नी कौशल राज की महाकौशला थी, जो कि कौशल राज की पुत्री एवं प्रसेनजित की बहन थी। इससे बिंबिसार को काशी प्रांत दहेज में प्राप्त हुआ। इसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये थी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया, और तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। बिंबिसार के काल में मगध साम्राज्य का सबसे प्रबल शत्रु अवंती नरेश चंडप्रगोत महासेन था। बिंबिसार ने कुशल कूटनीतिक चालों को परिचय देते हुए बिंबिसार से नहीं
इससे मित्रता कर ली शायद। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रगोद के इलाज के लिए भेजा। ये आपके मगध साम्राज्य है। मगध साम्राज्य का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सबसे पहले इसमें 3 वंश आते हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, श्रोणिक पितृहंता यहाँ पे मतलब अपने माँ बाप की हत्या करते जाते हैं और गद्दी पे बैठते जाते हैं, इसीलिए पितृहंता है। उसके शिशुनाग का संस्थापक शिशुनाग था और नंद वंश का महापद्म नंद था। तो इसमें अजातशत्रु सबसे पहले आता है बिंबिसार के बाद। बिंबिसार को श्रोणिक बोला गया है। कुड़िक, अजातशत्रु को कुड़िक, माता चेलन्ना, पत्नी वाजिरा प्रसेनजित की पुत्री। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उस राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप के नेतृत्व में संपन्न। बुद्ध की शिक्षा विभक्ति, सुत्त पिटक, विनय पिटक। पितृहंता पुत्र उदयन जैन धर्म का समर्थक था। राजधानी परिवर्तन, राजगृह से पाटलिपुत्र जो कि गंगा व सोन नदी का संगम है। इसके पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक अंतिम शासक था इस वंश का। इसमें आता है शिशुनाग वंश विवरण। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को एक योग्य अमात्य ने अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की नींव रखी। इसकी राजधानी वैशाली बनाई। कालाशोक या काकवण, राजधानी परिवर्तन, पाटलिपुत्र। द्वितीय बौद्ध संगीति, इसका आयोजन वैशाली में सभा कामीर की अध्यक्षता में हुआ और इसकी शासन में, कालाशोक के शासन में होती है द्वितीय बौद्ध संगीति। बौद्ध संघ, इसी के शासन में बौद्ध संघ विभक्त होते हैं स्थविर महासांगिक में। और उसके अंतिम शासक इसका नंदीवर्धन था। नेक्स्ट, ये जो नंदवंश है ये जैन धर्म का समर्थक था और उपाधि इसको एकराट एवं एक छत्र की मिली है। भार्गव परशुराम का अवतार बताते हैं। सब छंत्रांतक की उपाधि जो मिली है, क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसके 8 पुत्र थे, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गौवी, शाकड़, दशतक, कैवर्त, घनानंद। अंतिम शासक ये सिकंदर का समकालीन था। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली। इसके 8 पुत्रों में मतलब 100 वर्ष का शासन काल बताया जा रहा है। मगध का शासक बिंबिसार बुद्ध के समकालीन था। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार किया था, इसीलिए इसे पितृहंता भी कहते हैं। अजातशत्रु का एक अन्य नाम कुड़िक था तथा ये जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का पोषक था। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु अपने संपूर्ण शासनकाल में राज्य साम्राज्य विस्तार के लिए आक्रामक नीति का अनुसरण किया तथा इसी क्रम में उसका कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ, किंतु परवर्ती काल में दोनों के बीच संधि हो गई और प्रसेनजित ने अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। अजातशत्रु ने पत्थर फेंकने वाले युद्ध यंत्र का इस्तेमाल किया। उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था। अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी की। इसके जीवन काल में अवंती को मगध पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिला। उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व तक रहता है। अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर उदयन मगध के सिंहासन पर बैठता है। यानी कि पहले बिंबिसार था, उसकी हत्या करी अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु की हत्या कर रहा है उसका पुत्र उदयन, इसीलिए इस वंश को प्रत्यहंता वंश बोलते हैं। ज्ञातव्य है कि हर्यक वंश के शासक अपने पिता की हत्या के बाद शासन सत्ता प्राप्त करते थे, इसीलिए से पितृहंता वंश भी कहा जाता है। उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा इसे मगध साम्राज्य की राजधानी बनाई। उदयन के उसके 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमबद्ध राज्य किया। पुराणों अथवा कथा कोश में नागदशक का नाम दर्शक मिलता है। इसके पश्चात जनता ने इन पितृहंताओं को शासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक युग अमात्य को राजा बनाया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव डाली। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहता है। शिशुनाग 412 से 398 ईस्वी पूर्व तक है। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था। इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की थी। कालाशोक उपनाम काकवण
394 से 366 ईस्वी पूर्व तक। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर ली। इसके बाद पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई का आयोजन हुआ। नंदवंश, इस वंश का संस्थापक महानंदिन था। महानंदिन ने नंद वंश की स्थापना की, परंतु एक शूद्रदासी पुत्र महापद्म नंद ने इसकी हत्या कर दी थी। महापद्म नंद 344 से 322 ईसा पूर्वी तक रहता है। महापद्म नंद उत्तर भारत का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसे पुराणों में सर्वछत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला, भार्गव, परशुराम का अवतार कहा जाता है। महापद्म नंद सर्वप्रथम कलिंग विजय की तथा वहाँ के एक नहर खुदवाई, जिसका उल्लेख भारत में बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। ये मतलब टॉपिक ऐसे हैं जैसे प्री के क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं कि खारवेल शासक ने अपने किस अभिलेख में इसने महापद्म नंद ने एक नहर खुदवाई, किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। या हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से रिलेटेड है? खारवेल से। इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म नंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था। संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। घनानंद, महापद्म नंद नंद वंश के अंतिम सम्राट थे। इसे ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज कहा जाता है। घनानंद ने शासनकाल में ही 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। घनानंद अत्यंत विलासी शासक था। अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता में घनानंद के प्रति शेष व्याप्त था। इसी परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। नंद शासक जैन मतानुयायी थे। घनानंद के जैन अमात्य शाक्टाल और स्थूलभद्र थे। वर्ष, उपवर्ष, वरुचि एवं कात्यायन जैसे विद्वान भी नंद काल में उत्पन्न हुए थे। नंद शासक धनी और शक्तिशाली थे। इनकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी शामिल थे। मौर्यों के शासनकाल में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया था। ये आपका मगध का कंप्लीट हो गया। अब मगध से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे चलो कंटिन्यू पूछ लेते हैं। कितने लोगों ने ढंग से इसकी डिस्क्रिप्ट करे। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस वेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट मैचिंग करेंगे। कंबोज को क्या बोला जाता है? गांधार को क्या बोला जाता है? सूरसेन को क्या बोला जाता है? ऐसे वत्स को क्या बोला जाता है? तो आपका कंबोज को बोला जाता है हाटक, गांधार को बोला जाता है तक्षशिला, सूरसेन को मथुरा और वत्स को कौशाम्बी। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कितने गणराज्यों के अस्तित्व में प्रमाण मिले हैं? 10। निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ? बौद्ध के अंगुत्तर में और जैन के भगवती सूत्र में। निम्नलिखित राजवंशों के उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हर्यक था, फिर शिशुनाग था, फिर नंद था। अभी पढ़ के आए। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अभी पढ़ा है। निम्नलिखित में से किस शासक को जैन साहित्य में श्रोणे कहा जाता है? बिंबिसार को कहा जाता है। और कि निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? अजातशत्रु। पुराणों में किस शासक को सर्व छत्रांतक की उपाधि मिली है? तो वह भी हमने पढ़ा था, महापद्म नंद को मिली है। कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? घनानंद था। उपवर्ष, वरुचि और कात्यायन विद्वान निम्नलिखित में से किस काल में उत्पन्न हुए? नंद में। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो रिपुरंजन था, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। यूनानी स्रोतों के अनुसार नंद की सेना में कितने हजार हाथी थे? 6,000 हाथी थे। निम्नलिखित में से किस शासक को यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज कहा गया है? तो अभी हमने पढ़ा घनानंद को। मगध का शासक बिंबिसार निम्नलिखित में से किसके समकालीन था? बुद्ध के। तो ये आपका मगध का टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाकी कुछ प्री के क्वेश्चंस जो भी हैं वो आप देख लेना पहले स्टार्टिंग में और नोट कर लेना। बढ़िया टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में आपका लेके आऊँगी। मैंने मगध बताया था, अब मैं प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण का टॉपिक लेके आऊँगी। फिर आपका मौर्य साम्राज्य शायद मैंने करा दिया है, नहीं मौर्य साम्राज्य कराऊँगी। थैंक यू, बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।